मेरे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। और साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या फिर ताप के। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपसे कह रहा है तारों के जो रंग होते हैं तो वो किसके सूचक होते हैं, भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या फिर ताप के। क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ताप के सूचक होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तारों के संदर्भ में आपको कुछ प्रश्नों को याद रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तब आप आंसर क्या करोगे? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सूर्य होता है। ठीक है। कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो आप कहोगे सूर्य। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि हमारे सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, अगर आपसे पूछ ले हमारे सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। कौन है? तो हमारे सौरमंडल के सबसे निकट का जो तारा है वो कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तीन प्रश्न आपको याद रखना है। तारे के संदर्भ में आपको तीन प्रश्न याद रखना है। सबसे चमकीला तारा आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कौन है, तो साइरस या फिर कहोगे डॉग स्टार है। ठीक है। क्या है? तो साइरस या फिर कहोगे डॉग स्टार है। तो तीन चीज़ों को याद रखेंगे। तारों के जो रंग होते हैं ना, वो उनके ताप के सूचक होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा पूछा जाए तो आप सूर्य कहोगे, सौरमंडल के सबसे निकट का तारा पूछा जाए प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहोगे, और सबसे चमकीला तारा पूछा जाए तो आप कहोगे साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न रासायनिक गुण या फिर न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न परमाणु संख्या होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं या फिर न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है, तो रुधिर दाब मापी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, ईईजी के द्वारा या फिर सीटी स्कैन के द्वारा। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकती हैं। ठीक है। तो बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ईईजी। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ईईजी आंसर कर दोगे, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम। ठीक है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं ना, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वर्षावाहक बादल जो होते हैं वो काले दिखते हैं, क्यों? उनके द्वारा सभी रोशनी जो है प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या फिर ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित हो जाती है। तो बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो वर्षा वाले जो बादल होते हैं ना, वो काले दिखते हैं। कारण क्या होता है? उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप को खींच लेते हैं। ठीक है। या फिर क्या होते हैं? वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या फिर ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित हो जाती है। क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। इनमें क्या होता है? बड़ी संख्या में अगर हम लोग बात करेंगे तो जल बिंदुक जो होते हैं वो सारी धूप को क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ी संख्या में जल बिंदुक जो है वो क्या करते हैं? तो सारी धूप को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से काले दिखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुरुत्वीय बल जो होते हैं वो पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है,
यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो गुरुत्वीय बल होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है उसका मान अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ क्या होगा, तो घटता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो गुरुत्वीय बल जो होता है, ठीक है, इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, घटता जाता है, ठीक है। क्या आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, घटता जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है तो कहाँ पर होता है भाई, ध्वनि का अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्वनि का अधिकतम जो वेग होता है वो कहाँ पर होता है, क्या आंसर करिएगा, निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, या फिर इस्पात में होता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा, निर्वात में होगा, वायु में होगा, जल में होगा, या फिर इस्पात में। तो आपको पता है ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है ना वो ठोस में होता है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, इस्पात में, ठीक है। क्या आ जाएगा, ठोस जो है ठोस में होता है, और यहाँ पर इस्पात जो है वो क्या है, ठोस है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो बर्फ़ है वो पिघल जाता है, ठीक है। बीकर में जो बर्फ़ अभी तक तैर रहा था वो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो बीकर में जो जल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल जो है वो ऊपर उठ जाएगा, जल जो है वो नीचे गिर जाएगा, जल जो है वो पूर्वत बना रहेगा, या फिर पहले ऊपर उठेगा उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। कोई गिलास है, मान लो ये कोई गिलास है या फिर बीकर है, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने बर्फ़ के टुकड़े को डाल दिया, बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो जो तैर रहा था अब वो क्या हो चुका है, तो वो पानी में, ठीक है, पानी में बन चुका है, ठीक है, गल करके क्या हो चुका है, तो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो पिघल करके क्या हो चुका है, पानी बन चुका है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो जल होगा तो जल का स्तर क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पूर्वत बना रहेगा, या फिर पहले ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पूर्वत बना रहेगा, ठीक है, जितना था उतना ही बना रहेगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से अल्कोहल को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अल्कोहल और जल के मिश्रण से अल्कोहल को अलग करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी, आसवन है, ऑक्सीकरण है, क्रिस्टलीकरण है, या फिर विरंजन है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। अल्कोहल से जल के मिश्रण से अल्कोहल और जल के मिश्रण से अल्कोहल को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि जो होगी वो हो जाएगी ऑप्शन संख्या ए, आंसर कर दोगे आसवन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, आसवन विधि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मोम का पिघलना, रबर का खींचना, गेहूं को पीसना, या फिर भाजन जो है भोजन का पचना। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, तो इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, मोम का पिघलना, रबर का खींचना, गेहूं को पीसना, या फिर भोजन का पचना। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी जो है ये हमारा आंसर होगा। भोजन का जो पचना है तो ये भौतिक नहीं बल्कि क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे, ठीक है। भोजन का पचना जो है तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चांदी की वस्तुएं कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती हैं, कारण क्या है, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं ना, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चांदी की जो वस्तुएं हैं ना कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती, कारण क्या है, सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, या फिर सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसकी वजह से चांदी की जो वस्तुएं होती है कुछ समय बाद क्या हो जाती है, काली पड़ने लगती है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। आपसे कह रहा है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है, मरकरी है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे।
द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु आपसे कह रहा है ना, अधातु कह रहा है, तो अधातु कह रहा है तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे ब्रोमीन। अगर आपसे द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाता पाया जाने वाला धातु, तब आप आंसर करते किसको, मरकरी को करते। ठीक है, अगर आपसे धातु पूछा जाता तब आप कहते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। आपसे पूछ रहा है लिक्विड फॉर्म में मिलने वाली अधातु पूछ रहा है, तो अधातु जब आपसे पूछेगा तो आप आंसर किसको करोगे, ब्रोमीन को करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आप सोडियम और पोटेशियम इनके संदर्भ में याद रखेंगे। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि जो सोडियम होता है और क्या होता है, और जो पोटेशियम होता है, ठीक है, क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है, तो ये ऐसी धातुएं होती हैं ना जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, चाकू से, ठीक है, काट सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, किसको, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से कट कर सकते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का होता है, क्या विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, या फिर विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण होगा, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विक्षेपण भी होगा, साथ ही साथ आंसर करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, ये दोनों होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आप लोग आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे जाते हैं तो इनके बीच रखी गई एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बताइएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यदि दो समानांतर समतल दर्पण को एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखा जाता है तो इनके बीच रखी गई जो एक मोमबत्ती होती है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप आंसर कर दोगे अनंत बनेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, इनके बीच रखी गई मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किसी नाभिक का जो आवेश और द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। किसी नाभिक का जो आवेश है, ठीक है, किसी नाभिक का जो आवेश है और किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है, तो किसी नाभिक का आवेश और द्रव्यमान निर्भर करता है केवल प्रोटॉन पर, केवल न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर, या फिर इलेक्ट्रॉन पर। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। किसी नाभिक का आवेश और द्रव्यमान ये दोनों जो है निर्भर करता है किस पर, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन तथा की मिश्र धातु बताएगा। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करें, ये सारे प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं और यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आयरन, ठीक है, लोहा हो गया, कार्बन हो गया, तथा और किसकी मिश्र धातु होती है, क्या आंसर करेंगे, क्रोमियम की, निकेल की, क्रोमियम और निकेल की, कॉपर और सिल्वर की। तो क्या हो जाएगा, तो स्टेनलेस स्टील अगर हम लोग बात करें तो ये मिश्र धातु है और इसमें किसको किसको आपको देखने को मिलेगा, तो आयरन और कार्बन तो होते हैं, इसके अतिरिक्त क्या होता है आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्रोमियम होता है और क्या होता है, और निकेल होता है। ठीक है, क्या होता है, तो क्रोमियम होता है और निकेल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती है, मानव भ्रूण में, ऊंट और लामा में, ए और बी दोनों में, या फिर खरगोश में, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं जो है तो ये किस में उपस्थित होती है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा और एक बार सभी लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए और मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं ताकि मैक्सिमम साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है केंद्रक युक्त
जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं तो ये किस में उपस्थित होती हैं? तो मानव भ्रूण में, ऊंट और लामा में, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव भ्रूण में, ऊंट और लामा दोनों में, ठीक है, और क्या हो रहा है? खरगोश में, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों में। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी, कर दोगे ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मानव भ्रूण की बात करेंगे तो मानव भ्रूण में, और अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ऊंट और लामा में, तो दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होती है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? तो अगर हम लोग बात करें कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, थैलेमस नहीं है, निम्न मस्तिष्क नहीं है, पोन्स नहीं है, फिर मेडुला नहीं है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप लोग किसको? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसको, आप आंसर कर दोगे थैलेमस को, ठीक है। किसको? थैलेमस को। थैलेमस जो होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता। थैलेमस आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आनुवांशिक कूट में कूट शब्द के लिए कितने शब्द होते हैं? 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? आनुवांशिक कूट में अगर हम लोग बात करेंगे तो कूट शब्द के लिए कितने शब्द होते हैं? तो 2 है, 1 है, 3 है, या फिर 4 है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 3 है, ठीक है। कितने? तो 3 है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उस जानवर का नाम बताइए जो बाह्य व आंतरिक कंकाल में रहता है, ठीक है। तो उस जानवर का आपको नाम बताना है जो क्या हो रहा है, जो बाह्य और आंतरिक कंकाल में रह रहा है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो उस जानवर का आप लोगों को नाम बताना है जो बाह्य और आंतरिक कंकाल में रह रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कछुआ है, ठीक है। क्या है? तो कछुआ है जो क्या हो रहा है, जो बाह्य और आंतरिक कंकाल में रह रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध की शुद्धता की माप किससे होती है? क्या आंसर करेंगे? तो दूध की शुद्धता की माप किससे होती है? आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आंसर करिएगा। तो लैक्टोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, टैकोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा। ये प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखो लैक्टोमीटर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। बैरोमीटर से क्या होता है? तो यहाँ से तो हम लोग वायुदाब मापते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो बैरोमीटर से हम लोग वायुदाब मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? तो आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। और एक होता है ना, एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। क्या होता है? एक होता है हाइड्रोमीटर। आपसे हाइड्रोमीटर अगर आप पूछ ले कि आप हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो हाइड्रोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, लैक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। आप लोगों ने कोलगेट का ऐड देखा होगा, है ना, कि मेरे टूथपेस्ट में जो है, ठीक है, कैल्शियम है। और कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? बताएंगे क्या आ जाएगा। तो इनमें से कौन है जिसकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? तो जिसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, शरीर में रक्त नहीं जमता है। क्या हो जाएगा? तो फाइब्रिन है, हीमोग्लोबिन है, हिपैरिन है, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा।
चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा भाई? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, हिपैरिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हिपैरिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे एलिसा परीक्षण का। एलिसा परीक्षण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो किसको ज्ञात करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? एलिसा परीक्षण की हम लोग बात करें, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो एलिसा परीक्षण के संदर्भ में हम लोग बात करें तो किसको ज्ञात करने के लिए एलिसा परीक्षण करते हैं, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एड्स को। ठीक है, किसको? तो एड्स को। अच्छा, एड्स के संदर्भ में आपको याद रखना है कि एड्स जो होता है ये किससे, तो ये वायरस से होता है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए एड्स जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं। कब? 1 दिसंबर को क्या करते हैं? एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। और एड्स जो है ये किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, रडार किस जो यंत्र है ये किस काम में आता है? रडार की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो देखो एक प्रश्न आपसे बन जाता है। ठीक है, एक प्रश्न तो आपसे बन जाता है। ठीक है, और वो क्या है, तो वो ये है कि जो रडार है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे रेडियो डिटेक्शन। ठीक है, क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड रेंजिंग। तो ये क्या होता है, तो ये ठीक है रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो रडार का फुल फॉर्म होता है, इसका काम क्या है, तो जहाज की जो गति, स्थिति और दिशा है इसको मापने के लिए किया था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बताइएगा? तो एक साबुन के बुलबुले को अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋण आवेश देंगे तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? फटाफट सभी लोग बताओ भाई। तो अगर हम लोग बात करें तो एक साबुन के बुलबुले को अगर ऋण आवेश दिया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ठीक है 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो है, ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है तो ये किसको बदलने का काम करता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करोगे भाई, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्या करता है, तो प्रकाश को विद्युत सेल में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मक्खन क्या है, तो जेल है, पायस है, विलियन है या फिर सोल है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग पायस की बात करें, ठीक है, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो पायस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पायस क्या है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पायस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पायस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न था ना, उसको जरा सही कर लीजिएगा। एक प्रश्न था यहाँ पर, मैंने एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताया है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सी ऑप्शन लगाया है, कहाँ गया वो, 1 मिनट का रुक जाइएगा, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक प्रश्न कराया है और ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें केंद्रक युक्त जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप सी ऑप्शन मत करिए, यहाँ पर आप आंसर कर देंगे किसको? यहाँ पर आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दिएगा, ऊंट और खरगोश को। ठीक है, केंद्रक युक्त जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, आप यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी आंसर कर लिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊंट और
लामा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न जो होगा हम लोगों के सामने होगा, और ठीक है चलिए, अणु संख्य गुणधर्म है किसका? तो पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, परासरण दाब का, या फिर क्वथनांक का। अणु संख्या अगर हम लोग गुणधर्म की बात करेंगे तो ये किसका? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का है, श्यानता का है, परासरण दाब का, या फिर क्वथनांक का। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, परासरण दाब का, ठीक है। किसका? तो आंसर कर देंगे किसका? ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा? परासरण दाब का, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कुनैन मिलती है कहाँ से? सिनकोना की छाल से, लौंग की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, या फिर इनमें से कोई। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे कुनैन। कुनैन जो है तो वो कहाँ से? सिनकोना की छाल से मिलती है, लौंग की छाल से मिलती है, तुलसी की पत्तियों से, या फिर इनमें से कोई। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे सिनकोना की छाल से मिलती है। और इससे क्या होता है? इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेरिया के लिए दवा बनती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मलेरिया के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कुनैन जो है, सिनकोना की छाल जो है, तो इससे मलेरिया के लिए दवा बनती है। और मलेरिया जो है तो ये प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। और 25 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? तो 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी है ना, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी है ना, उनकी खोज, उनके बारे में सबसे पहले किसने बनाया था? आप आंसर करोगे रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। किसने? तो रोनाल्ड रॉस ने। तो इनका नाम याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शर्करा के उपापचय में महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। जो हार्मोन उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। अगर हम लोग बात करें पीयूष ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, या फिर आग्नेयाशय ग्रंथि के द्वारा। शर्करा के उपापचय में महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न होता है यकृत के द्वारा, थायराइड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, या फिर आग्नेयाशय ग्रंथि के द्वारा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो ऑप्शन संख्या कर दोगे डी, आग्नेयाशय ग्रंथि के द्वारा। अच्छा, आग्नेयाशय के संदर्भ में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो आग्नेयाशय है ना, ये क्या कहे? तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करता है, ठीक है। क्या होता है? तो ये अंतःस्रावी और क्या होता है? और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करता है, ठीक है। क्या होता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या करोगे? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप कर दोगे यकृत को, ठीक है। किसको? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कर दोगे किसको? यकृत को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कीटों की श्वसन रंग जो है क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम होगा, क्लोरोफिल होगा, हीमोसाइनिन होगा, या फिर हीमोग्लोबिन होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे तो कीटों की अगर हम लोग कीटों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे हीमोसाइनिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो हीमोसाइनिन कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एडिसन का रोग किसके द्वारा होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है, थाइमस के कारण होता है, पीयूष के, या फिर थायराइड ग्रंथि के। क्या हो जाएगा? तो एडिसन का जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? क्या आंसर करेंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्याज में जो तीखी गंध होती है उसका कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होते हैं, टैनिन्स होते हैं, कैल्शियम लवण होते हैं, या फिर फिनाइल होता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? प्याज की जो तीखी गंध होती है वो किसके कारण होगी? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण, ठीक है। किसके? तो सल्फर यौगिक के कारण, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मलेरिया किस वाहक के द्वारा फैलाया जाता है? बताइएगा तो सीसी मक्खी के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो मलेरिया के संदर्भ में बात हो रही है। मलेरिया मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मच्छर के द्वारा हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो एनाफ्लीज आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने साइंस के कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिस पर आयोग भी जो है डाउट में रहता है,
ठीक है। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं ना जो कई बार पूछे गए हैं और उसमें आयोग क्या करता है ना, आयोग पता चला पिछले वर्ष किसी और ऑप्शन को आंसर मान लिया था और इस वर्ष अगर हम लोग बात करें तो किसी और को आंसर मान लिया। तो कई बार कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिसमें आयोग खुद भी डाउट है कि कौन सा ऑप्शन सही माना जाए, ठीक है। जैसे बिहार में भी आपने देखा होगा ना, बिहार बीएड का पेपर हुआ और उसका जो आंसर की जारी किया गया तो वहाँ पर आयोग ने बहुत सारे सही आंसर्स को भी गलत कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। फिलहाल जो भी हो सकता है हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।